हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी पेपर सेकंड का चैप्टर पढ़ाऊंगी समाज मनोविज्ञान का, जिसका नाम है समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र अथवा लक्ष्य, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी या गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान विषय का अगर हम क्षेत्र की बात करें या उसके लक्ष्य की बात करें तो ये बहुत ही विस्तृत एक मनोविज्ञान की शाखा है और इसमें इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। और देखा जाए तो समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है और वो इस बात का दावा करता है कि व्यक्ति का जितना भी अध्ययन समाज मनोविज्ञान करता है शायद उतना कोई दूसरा मनोविज्ञान की शाखा नहीं करती। तो समाज मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है, या समाज मनोविज्ञान की समस्याएं भी कह सकते हैं इसको। समस्याएं, क्षेत्र, लक्ष्य एक ही चीज़ है। इसके इतिहास के प्रारंभ में अब तक अध्ययन करने की नई नई विधियां आती रही हैं और इन सभी नई विधियों में प्रयोग विधि सबसे महत्वपूर्ण रही है। समाज मनोविज्ञान से में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और इस तरह से समाज मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। इसके अंतर्गत जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है वो इस प्रकार से हैं। जो पहली जो समस्या है वो है बालक का समाजीकरण, या समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले जो पॉइंट है वो है बालक का समाजीकरण या सोशलाइजेशन। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाती है। जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, बल्कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है पारस्परिक अंतर्क्रिया द्वारा और अनेक प्रकार की ट्रेनिंग के द्वारा उसका जो सामाजिक व्यवहार एक आकार लेना प्रारंभ करता है और यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। विभिन्न संस्कृतियों में समाजीकरण की यह प्रक्रिया भिन्न होती है। शिशु का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है यह उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। विभिन्न सामाजिक गुण बालकों में किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, इन गुणों के विकसित होने में किन किन कारकों का योगदान होता है, किन किन परिस्थितियों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं। असामाजिक गुण जैसे अपराधी प्रवृत्ति, चोरी, डकैती या अनैतिक व्यवहार, वो किस लिए विकसित होते हैं। इस प्रकार की जो समस्याओं का अध्ययन है वो समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो दूसरा पॉइंट है वो है संस्कृति और व्यक्तित्व का अध्ययन, कि समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो सामाजिक व्यवहार है किसी भी संस्कृति, किसी समाज के संदर्भ में ही विकसित होता है। और बालक की समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उस पर बालक की सभ्यता, संस्कृति और समाज की पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है। तो संस्कृति और व्यक्तित्व में क्या संबंध है, संस्कृति व्यक्तित्व को कब, कितना और कैसे प्रभावित करती है, किस प्रकार की संस्कृति में किस प्रकार का व्यक्तित्व विकसित होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर समाज मनोविज्ञान देता है। तीसरा जो है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक अंतर। विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में बहुत सी समानताएं होती हैं परंतु बहुत सी भिन्नताएं भी होती हैं। उनमें इन भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे जाति, धर्म, वर्ग, परिवार, समूह, राष्ट्र, संस्कृति। इन सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र और उनकी विशेषताओं के बारे में समाज मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला जो है वो है सामाजिक अंतःक्रियाएं। आधुनिक समाज मनोविज्ञान में
सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मूलतः 3 प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समूह के बीच, समूह और समूह के बीच। ये तीनों प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। सामाजिक अंतःक्रियाओं के क्षेत्र के अंतर्गत सहयोग, स्पर्धा, सामंजस्य, संघर्ष आदि से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। अगला जो क्षेत्र है वो है नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व हम देखें तो हर क्षेत्र में नेतृत्व दिखाई देता है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी नेतृत्व का व्यवहार दिखाई देता है। तो समाज मनोविज्ञान में नेतृत्व के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार नेता बनता है, नेता में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, नेता के क्या क्या कार्य हैं, नेता की क्या क्या प्रविधियां हैं, नेतृत्व का विकास किस प्रकार से होता है। इन सभी समस्याओं का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। अगला जो है वो है समूह प्रतिक्रियाएं। समाज मनोवैज्ञानिक इस बात में रुचि रखते हैं कि विभिन्न मानव समूहों का निर्माण और विकास किस प्रकार होता है, सामूहिक निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं, समूहों का निर्माण किन किन अवस्थाओं में होता है, समूहों का विकास किन किन कारकों पर आधारित होता है, समूह में विभिन्न सदस्यों की क्या स्थिति है और स्थिति के अनुसार सदस्यों के क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से समूह के सभी सदस्य आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनके बिखराव के क्या कारण हैं समूह के, और समूह की गतिशीलता से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन मनोविज्ञान में, समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। गतिशीलता का मतलब है कि किस तरह से समूह जो है वो परिवर्तित होते हैं। अगला जो है वो है भीड़ और श्रोतागण। व्यक्तियों के एक समूह को भीड़ कहते हैं, जिसमें कोई सामंजस्य नहीं होता, जिसमें बिखराव होता है, और भीड़ जो है वो अचानक इकट्ठी हो जाती है। व्यक्तियों के समूह किन किन परिस्थितियों में भीड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब समूह और भीड़ में दोनों में फर्क है। मान लीजिए कहीं पर कोई समारोह चल रहा है और व्यवस्थित रूप से लोग बैठे हुए हैं, अचानक ही वहाँ पर भगदड़ मच जाती है या कोई आतंकवादी घुस आता है, तो उस स्थिति में जो है वो भीड़ में ये श्रोतागण परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से एक भीड़ दूसरी प्रकार की भीड़ में किस प्रकार परिवर्तित होती है, भीड़ व्यवहार का क्या मनोविज्ञान है, इन सभी समस्याओं का अध्ययन जो है वो समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। अगली जो समस्या है समाज मनोविज्ञान की वो है पूर्वाग्रह और पक्षपात। पूर्वाग्रह और पक्षपात से मतलब है कि किस प्रकार से पूर्वाग्रह विकसित होते हैं। पूर्वाग्रह कहते हैं वो धारणाएं जो समाज में बहुत प्राचीन समय से लोगों में चली आ रही होती हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता और जिसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, ऐसी धारणाएं पूर्वाग्रह कहलाती हैं। पूर्वाग्रह और इसके अलावा पूर्वाग्रह के बारे में समाज मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। पूर्वाग्रहों के अलावा अभिवृत्ति का भी अध्ययन किया जाता है। अभिवृत्तियाँ किसी भी व्यक्ति, किसी समूह के प्रति व्यक्ति के विचार या उसकी मनोवृत्ति है। तो अभिवृत्तियाँ पक्षपात किस प्रकार व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, अभिवृत्तियों तथा पक्षपात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसका विकास किस प्रकार से होता है, इन सभी का अध्ययन जो है वो समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। अभिवृत्तियों और पक्षपातों को किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, इन सभी समस्याओं का अध्ययन
समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्षेत्र है समाज मनोविज्ञान का वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कि राष्ट्र की बागडोर वास्तव में किस दल के हाथ में है और क्यों, दूसरे राजनीतिक दल प्रभुत्व क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, राजनीतिक दलों का विकास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, और दलों की उपस्थिति राष्ट्र के जीवन और व्यक्तियों के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है, विभिन्न राजनीतिक दलों की संरचना, संगठन, उनकी कार्यप्रणाली को जनता किस प्रकार से प्रभावित करती है, इन सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समाज मनोविज्ञान विचार करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तनावों की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार होता है, इन तनावों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्षों के समाधान में किस प्रकार से समाज मनोविज्ञान अपना योगदान दे सकता है, इन सभी तथ्यों की जो अध्ययन है वो समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा जो अगला जो है 10वां जो क्षेत्र है वो है प्रेरणा और सीखने की क्रिया, कि इसमें ये देखा जाता है कि जन्म के समय से ही हम देखें तो बच्चे के जीने के लिए कुछ उसकी आवश्यकताएं होती हैं। मुख्यतः ये आवश्यकताएं उसकी भूख, प्यास, सुरक्षा से संबंधित होती हैं। प्रेरणाएं विभिन्न क्रियाओं को किस प्रकार जन्म देती हैं, किस प्रकार क्रियाओं का निर्देशन करती हैं, प्रेरणा एक कार्य के लिए किस समय तक उपस्थित रहती है आदि। व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार उसके प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है। समूह में व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के सामाजिक प्रत्यक्षीकरण को भी समझा जाए। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण और आवश्यकता में क्या संबंध है, इन सभी समस्याओं का अध्ययन जो है वो समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु काफ़ी विस्तृत है और व्यक्ति के व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किए जाते हैं। इसी कारण समाज मनोविज्ञान में समाजीकरण, अनुकरण, सुझाव, सहानुभूति, सीखना, समूह, परंपरा, धर्म, व्यक्ति, संस्कृति, भीड़, श्रोता समूह, नेतृत्व, प्रचार, अफवाह, जनमत, फैशन, सामाजिक परिवर्तन, इन सभी मुद्दों का अध्ययन जो है वो समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो समाज मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो बहुत ही विस्तृत है और आगे भी आने वाले समय भी में और इसमें विस्तार होने की संभावना है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, उसके लक्ष्य क्या हैं, अर्थात समाज मनोविज्ञान में किन किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।